हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टार 2021। आज हम करेंगे रियल एनालिसिस की इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। इसकी तीन थ्योरम्स हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये वाली है, थर्ड ये वाली है और थ्री एग्जांपल्स करेंगे इससे पहले। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने ये कहा कि कोई जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना वो इंटीग्रेबल होगा हमेशा। उसके बाद इसने कहा इज द कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स ट्रू है? यानी अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या वह ज़रूरी है वो कॉन्टिन्यूस हो? इसने पूछा है आपसे और जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे कॉन्टिन्यूस मान के चलेंगे, इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर हम कन्वर्स के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बिल्कुल लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे हम। एफ हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन मान लिया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। वही इसने कहा था कि कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अब जैसा कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है ना कोई भी फंक्शन, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है उस इंटरवल के ऊपर। ये एक रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है उस क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन आपको पता है कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करता है कि जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे माइनस उस फंक्शन की वैल्यू दूसरे पॉइंट पे, वो लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए के। एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए हमने अपनी तरफ से लिया है, डेफिनेशन में तो होता है ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हमने एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए लिया है। इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। और जो ये एक्स और वाई का जो मॉडुलस होता है ना वो उस डेल्टा से क्या होता है, लेस होता है। ये पूरी क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है, वो क्या कहती है कि इसकी फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए, और उन पॉइंट्स के डिफरेंस का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, जहाँ पे एक्स और वाई इस इंटरवल से आएंगे। अब देखो हमने पार्टीशन मान ली इसकी, एक्स नॉट हम ए मानते हैं और लास्ट पॉइंट एक्स एन उसको हम बी मानते हैं। ये हमने पार्टीशन मान ली ए बी की, और किस टाइप से कि जो नॉर्म है ना वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है, अब हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि जैसा कि एफ कॉन्टिन्यूस है ना इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, सो इट इज़ बाउंडेड इन दिस इंटरवल एंड अटेन्स इट्स बाउंड्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एज वेल एज ऑन द एवरी सब इंटरवल दिस। देखो बिल्कुल लाइन टू लाइन अच्छे से समझते हैं। इसने ये कहा कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो कोई भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है, उसका हमने यूज़ ऊपर किया, और वो फंक्शन बाउंडेड भी होता है उस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया। अब बाउंडेड है इसका मतलब क्या है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के ऊपर। यहाँ तक इसने सिर्फ यही कहा। अब ये बड़ा वाला इंटरवल है, इसके हमने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए थे ना पार्टीशन की हेल्प से। तो इसने कहा कि अगर ये बड़े वाले पे बाउंडेड है, यानी बड़े वाले इंटरवल में इसकी कहीं वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही, तो जो इसके ही टुकड़े बनाएंगे हम, इसके ही पार्ट्स बनाएंगे, उन पे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आएगी ना। इसका मतलब वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा इस इंटरवल के ऊपर भी और हर किसी सब इंटरवल के ऊपर भी। अब बाउंड्स को अटेन करता है इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने मान लिया कैपिटल एम आर है लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉल एम आर है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ का इस इंटरवल में, इस इंटरवल में। ठीक है, आरएथ इंटरवल के अंदर जो कैपिटल एम आर है वो लीस्ट अपर बाउंड है एफ का और स्मॉल एम आर है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हमेशा हम यही मानते हैं। अब ये तो आ गए हमारे पॉइंट्स। हमने ये मान लिया कि एफ ऑफ सी आर एम आर के इक्वल है और एफ ऑफ डी आर कैपिटल एम आर के इक्वल है। कि आपने ये कह तो दिया कि ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना वो सी आर के ऊपर जब हम फंक्शन लगा रहे हैं तो उसके इक्वल आ रहा है, और जो कैपिटल एम आर है वो किसके इक्वल है, डी आर के ऊपर जब हम फंक्शन लगा रहे हैं। तो ये हमने मान लिया, और सी आर डी आर हमने इस इंटरवल से लिए हैं, सब इंटरवल से लिया हमने, कैपिटल एम आर भी, स्मॉल एम आर भी, सी आर भी और डी आर भी। और किस टाइप से लिए हैं कि एफ ऑफ सी आर एम आर के इक्वल है एंड एफ ऑफ डी आर कैपिटल एम आर के इक्वल है। अब सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को। ये चीज़ कैसे आई, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया था ना बड़े वाले क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब बड़े वाले क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो उसका जो सब इंटरवल है उनमें से एक है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, तो इसमें भी तो ऑब्वियसली वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा ना।
बड़े वाले में है तो छोटे वाले में तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस डेफिनेशन को जो हमने यहाँ यूज़ की है हम लगाएंगे इन पॉइंट्स के लिए, यानी x को CR लेके चलेंगे और y को हम DR लेके चलेंगे। तो देखो f of CR minus f of DR is less than epsilon by b minus a and x माइनस वाई किससे लेस था, डेल्टा से लेस था। सो x माइनस वाई क्या है, CR माइनस DR, ये भी किससे लेस हो जाएगा, डेल्टा से लेस हो जाएगा। कैसे लेस हो जाएगा इससे, देखो बिल्कुल पहली चीज़ CR माइनस DR और ये है XR माइनस XR माइनस 1। देखो ये तो है इस इंटरवल के बिल्कुल एंड पॉइंट्स, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बिल्कुल एंड पॉइंट है। और जो CR है ना और DR है ये हमने इसके बीच में से कहीं लिए हुए हैं। तो जब CR और DR का डिफरेंस निकालोगे और XR और XR माइनस 1 का डिफरेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली जो ये वाला डिफरेंस है XR माइनस 1 वो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि वो तो पॉइंट्स इसके अंदर से कहीं से है और हो सकता है वो इन्हीं के इक्वल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो डिफरेंस है ना वो इक्वल आ सकता है, लेकिन कभी भी CR माइनस DR का जो डिफरेंस है ना वो बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स हमने इनके बीच से लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके इक्वल ले सकते हैं बस। तो तभी हमने लिखा कि CR माइनस DR का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ XR माइनस XR माइनस 1। अब ये चीज़ किससे लेस थी, डेल्टा से लेस थी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने पुट कर दिया XR और इसमें पुट कर दिया आपने XR माइनस 1। सो दिस इज लेस देन डेल्टा। सो इन सिंपल वर्ड्स ये चीज़ आ गई और जो ये CR माइनस DR है वो डेल्टा से कम हो गया। अब देखो अपनी तरफ से हमें ये लेना पड़ेगा कि जो मॉडुलस है स्मॉल mr माइनस कैपिटल MR का वो किसके इक्वल होगा, MR माइनस स्मॉल mr के, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है कोई भी वैल्यू लो वो हमेशा बाहर तो पॉजिटिव हो गई आएगी ना, यानी ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होंगी। लेकिन MR माइनस स्मॉल mr वो किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय b माइनस a से। ये चीज़ कैसे आई, f ऑफ CR क्या था, स्मॉल mr था, f ऑफ DR क्या था, कैपिटल MR था। तो स्मॉल mr माइनस कैपिटल MR इसके इक्वल होगा, लेकिन है किससे लेस, एप्सिलॉन बाय b माइनस a के। सो जब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय b माइनस a है ये वाला, तो ये भी तो लेस देन एप्सिलॉन बाय b माइनस a हो जाएगा। हमारा ये पर्पस क्या था ये स्टेप करने का, हमें ये दिखाना था कि अगर ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय b माइनस a है ना तो ये तो इसके इक्वल ही है, तो ये भी क्या होगा, MR माइनस MR ये भी क्या होगा, लेस होगा एप्सिलॉन बाय b माइनस a के। ठीक है, अब देखो इसने क्या लिखा अपर सम और यहाँ क्या लिख दिया इसने लोअर सम। ये कैसे निकालते हैं हम, हर किसी को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके और फिर समेशन लेते हैं। हमने पीछे एग्जांपल्स किए थे, अगर आपने देखी है वीडियोस तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना तो देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस में करोगे ना बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड जो है इस इनइक्वालिटी के डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म को। सो MR डेल्टा आर हो गया, यहाँ स्मॉल MR डेल्टा आर हो गया, यहाँ क्या हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा आर बाई b माइनस a। अब देखो सो इसने क्या किया है, सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को ये सोल्व करना चाहता है। तो क्या किया इसने कि जब आपने इस सारी साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले लिया तो ये चीज़ तो क्या बन जाएगी, अपर सम, ये चीज़ क्या बन जाएगी, लोअर सम। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, जब हम डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके समेशन लगा देंगे क्या बन जाएगी, अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो वो बन गया। अब ये लेस किससे होगा, एप्सिलॉन बाय b माइनस a तो कांस्टेंट था और हमने दोनों साइड डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके और समेशन लगाया था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर ली, क्या आया, अपर सम माइनस लोअर सम। लेकिन राइट हैंड साइड सोल्व करनी अभी बाकी है। ये कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, सारे सब इंटरवल्स के लेंथ का सम किसके इक्वल होता है, पूरे इंटरवल के लेंथ के, और वो क्या है, b माइनस ए। सो b माइनस ए से b माइनस ए हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, यानी ये जो UFP माइनस LFP जिससे कम था ना, ये एप्सिलॉन उसके इक्वल आया है, लेकिन इससे तो हमेशा कम ही होगा ना, क्योंकि ये भी कम है और ये इसके इक्वल है। सो हम क्या लिख सकते हैं, UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन विद नॉर्म लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था। देखो यहाँ पे ये हमारा था ना, हमने नॉर्म लेस देन डेल्टा, पार्टीशन ही हमने इस टाइप से मानी है कि इसको जो नॉर्म है ना, यानी इसके जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो डेल्टा से कम रहेगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जिस फंक्शन के लिए, तो वो तो इस इंटरवल के ऊपर क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। ये तो हमने रिजल्ट किया था अभी इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, थ्योरम्स की थी। एक बार रिविजन ले लेते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन था क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। फिर हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी, एक पार्टीशन मान ली जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है।
अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा और बाउंडेड भी होगा। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था, हमने उसकी डेफिनेशन लगा दी। बाउंडेड है तो लीस्ट अपर बाउंड मान लिया, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया। एफ ऑफ सी आर मान लिया स्मॉल एम आर, एफ ऑफ डी आर मान लिया हमने कैपिटल एम आर। अब इन्हीं पॉइंट्स को रख के और इसमें से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से क्या आ गया कि ये चीज़ इससे कम है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड डेल्टा आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड ले लिया समेशन। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे इसने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, आगे राइट हैंड साइड को सोल्व करेगा। तो बनेगा क्या लास्ट में, यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन ये विद नॉर्म लेस देन डेल्टा। और ये हमने थ्योरम ही की थी कि अगर किसी के लिए ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल। ये किया था हमने, सेकेंड थ्योरम की थी इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर, कि कोई भी बाउंडेड फंक्शन है वो इंटीग्रेबल कब होगा, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर जाए, कि किसी पार्टीशन के लिए जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाए। तो सारी चीज़ें हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करा ना, पार्टीशन एग्जिस्ट करी जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा था, और ये चीज़ भी हो गई। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, इंटीग्रेबल। अब इसने हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि क्या कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स मतलब आप ये लेके चलो कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, आपको ये दिखाना है कि वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। यानी ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं कि वो इंटीग्रेबल हो लेकिन कॉन्टिन्यूस ना हो, यानी डिसकॉन्टिन्यूस हो। एग्जाम्पल देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया इसने, 3 है अगर एक्स इंटरवल इस इंटरवल से लिया जाता है, और इसकी वैल्यू 4 है अगर एक्स इस इंटरवल से लिया जाता है। अब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा ना एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी चेक करना हमें आता है ना। क्या होता है, ऑलमोस्ट हमें कोई भी फंक्शन दिया है, हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे वो चीज़ ब्रेक हो रही है ना, बस वहाँ पे वो डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, वहाँ पे हमें चेक करना होता है। तो यहाँ आप चेक करोगे ना, सो एक वैल्यू आएगी 3, दूसरी वैल्यू आएगी 4, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना, तो वो इक्वल नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, तो ये कैसा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन इंटीग्रेबल तो है, किससे, उस कंडीशन से जो भी हमने की, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पार्टीशन पी एग्जिस्ट कर जाएगी कि उसकी जो लेंथ है ना डेल्टा से कम हो जाएगी, एप्सिलॉन से कम हो जाएगी, यानी यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है जो इसने बोली है ना हमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट में, उसका फर्स्ट पार्ट तो ट्रू है, वो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन सेकंड यानी कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, उसका एग्जांपल हम दे चुके हैं। ये इंटीग्रेबल तो है उस थ्योरम से जो हमने पीछे करी है ना, इससे पीछे वाले लेक्चर में, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, हमें पता है 2 पे ब्रेक आ रहा है, 2 पे हमने जब लिमिट्स निकाली इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, पहली चीज़ क्या है, कोई बाउंडेड फंक्शन जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं वो इंटीग्रेबल होगा ए बी के ऊपर। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। कोई भी बाउंडेड फंक्शन है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं तो वो इंटीग्रेबल होगा। इससे पीछे वाले में इसने क्या कहा था, आपने ध्यान दिया हो कि पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो, डिसकंटिन्यूटी नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट ईयर में इसने कहा कि चलो ठीक है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसके फाइनाइट पॉइंट्स है ना अगर डिसकंटिन्यूटी के, तो भी वो इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, हमें रिलैक्सेशन दे दी उसने, लेकिन वो पॉइंट्स है ना डिसकंटिन्यूटी के वो फाइनाइट होने चाहिए। तो देखो इसलिए हम प्रूफ देखते हैं इसका कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना तो वो इंटीग्रेबल कैसे हो सकता है। तो देखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, और जैसे कि एफ बाउंडेड है तो एम हमने लीस्ट अपर बाउंड मान लिया, एम हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया, ये हम मानते आ रहे हैं। ध्यान रखना पिछले में हमने एम आर माना था और स्मॉल एम आर माना था, लेकिन वो लीस्ट अपर बाउंड था एक्स आर -1 और एक्स आर इंटरवल के अंदर, यहाँ पे ये पूरे इंटरवल पे ले रहा है। अब देखो इसने कहा इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, हमने वो मान लिए A1 A2 से लेके AP तक। ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के F की AB के अंदर। अब कोई पार्टीशन मान लो इसकी सच दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट इनक्लोज इन P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स, यानी जो AB इंटरवल है ना इसको इस टाइप से ब्रेक करो आप कि एक जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ना वो क्या हो, इस टाइप से हो, जैसे इसके P पॉइंट्स है ना तो P इंटरवल्स बना लो और हर कोई एक के अंदर आए इस टाइप से। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया भी हुआ है, A से लेके B तक की आपने पार्टीशंस बनानी है
और इस टाइप से कि जैसे फर्स्ट इंटरवल है ना ये ए डैश ए वन डबल डैश, इसके अंदर आए फर्स्ट पॉइंट, फिर दूसरी बनाना, लेकिन ओवरलैप नहीं करने चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग, उसके अंदर हो A2, नेक्स्ट बनाओ उसके अंदर हो A3 एंड लास्ट वाला इस वाले इंटरवल के अंदर हो AP। इस टाइप से आपने पार्टीशन बनानी है सच दैट जो टोटल लेंथ है ना उन इंटरवल्स की वो लेस देन हो जाए ε/2 इंटू m माइनस m। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पीछे आपने क्या लिया था, ε/b माइनस a लिया था ना, यहाँ आपको लेना है ε/2 m माइनस m लेना है। इतना हमें क्लियर हो गया है। अब ये देखो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टीशन P को ना हम दो टाइप से सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो इस टाइप के सब इंटरवल्स यानी A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश AP डबल डैश, ये आपको पता है, देखो यहाँ से हम देख चुके हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, A1 डैश और फिर कर दो A1 डबल डैश से लेके A2 डैश तक, यानी देखो ये इसने दिखाया हुआ है फर्स्ट पार्ट, यानी ये इंटरवल बन गया, ये इंटरवल बन गया, ये इंटरवल बन गया एंड सो ऑन। इस टाइप से भी तो बना सकते हो, A1 डैश A1 डैश A2 डैश सॉरी A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश A3 डैश एंड सो ऑन AP डबल डैश B, यानी ये जो बच गए ना ये इंटरवल बना सकते हो, कौन से भी इंटरवल बना सकते हो आप तो फर्स्ट केस है ये वाला जब हम इस टाइप के इंटरवल्स बनाते हैं। देखो अगर ऐसा है तो जो इनका कंट्रीब्यूशन होगा ना ऑसिलेटरी सम में क्या होगा, जो UFP माइनस LFP है वो किसके इक्वल होगा, समेशन R इज इक्वल टू 1 टू P MR माइनस MR AR डबल डैश माइनस AR डैश। ये इसने क्यों किया, क्योंकि अपर सम और लोअर सम क्या होते हैं, हर किसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को सॉरी लीस्ट अपर बाउंड को जो कि कैपिटल MR है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो जैसे A डैश A1 डबल डैश ये इंटरवल है, सो आपने क्या किया, इसका लीस्ट अपर बाउंड मान लिया कैपिटल M1, इसका मान लिया कैपिटल M2 एंड सो ऑन, इसका मान लिया कैपिटल MP। सो इस पार्टीशन के लिए आप अपर सम बताना क्या होगा, हर किसी M1 M2 एंड सो ऑन हर किसी को उसके इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपर सम क्या आएगा, कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन। अब डेल्टा 1 क्या है, A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, डेल्टा 2 क्या है, A2 डबल डैश माइनस A2 डैश एंड सो ऑन। तो एक जनरल वे में बताओ अपर सम क्या आएगा, M1 A1 डबल डैश माइनस A1 डैश। अगर समझ ना आ रहा हो ना तो जो मैं बोल रही हूँ ना लिख लेना साथ साथ में, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। क्या करेंगे हम, कैपिटल M1 इंटू A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, हमने उस लोअर बाउंड को उसी के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस M2 इंटू A2 डबल डैश माइनस A2 डैश, ऐसे करेंगे ना। और अपर सम क्या होगा, जहाँ कैपिटल M1 कैपिटल M2 एंड सो ऑन है वहाँ स्मॉल M1 स्मॉल M2 एंड सो ऑन कर देना, यानी कैसे बनेगा, यानी इस टाइप से हो जाएगा अपर सम यानी कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन कैपिटल MP डेल्टा P। अब डेल्टा 1 की वैल्यू रख दी मैंने, डेल्टा 1 क्या है, A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, डेल्टा 2 क्या है, A2 डबल डैश माइनस A2 डैश एंड सो ऑन, ये क्या है हमारा AP डबल डैश माइनस AP डैश। ठीक है, लगा लेना है यहाँ पे डैश। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब इसको समेशन की फॉर्म में अगर मैं लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेके P तक MR, और हर किसी MR के साथ क्या आ रहा है, AR डबल डैश माइनस AR डैश। ठीक है, इसको समेशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ऐसे लोअर सम है जहाँ कैपिटल MR है वहाँ बस सिर्फ लोअर MR आ जाएगा। सो UFP आया, LFP आया। ऑसिलेटरी सम क्या होता है, UFP माइनस LFP, तो वो क्या आ जाएगा, समेशन R इज इक्वल टू 1 टू P कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR और इनटू में ये वाली चीज़। तो वही बिल्कुल सेम ऐसा इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो लेकिन ये चीज़ हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी अगर हम इसकी जगह क्या रख दें, कैपिटल M माइनस N। ये लीस्ट अपर बाउंड है किसका, उस इंटरवल का, आरथ इंटरवल का, लेकिन ये लीस्ट अपर बाउंड है किसका, पूरे इंटरवल का। ये क्या है, किसका है, आरथ इंटरवल का, लेकिन ये पूरे इंटरवल का। तो आप इनमें रिलेशन जानते हो, अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात है तो पूरे इंटरवल वाला बड़ा होगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात है तो पूरे इंटरवल वाला छोटा होगा, क्योंकि जो इंटरवल, ये पूरा इंटरवल मान लो, इस पूरे इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ कहीं होगा, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ कहीं होगा, और वो बीच में कहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ कहीं होगा, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ कहीं होगा। सो लीस्ट अपर बाउंड बाहर वाले का ज़्यादा होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
बाहर वाले का कम होगा। सो एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम एंड एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर। अब इसके दोनों साइड माइनस ले लो। सो माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एम आर, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ये चीज़ थी ना, लीस्ट अपर बाउंड एम आर छोटा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के केस में आर वाला बड़ा होगा। इसके दोनों साइड माइनस ले लो, तो माइनस एम आर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड कर दो, तो कैपिटल एम आर माइनस एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस एम। ये चीज़ हो गई। तो वही चीज़ इसने कहा है कि ये लेस होगा अगर हम इसकी जगह क्या रख दें, कैपिटल एम माइनस एम, क्योंकि ये चीज़ ये वाली छोटी है, यानी लेस देन इक्वल टू है इस वाले की। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, समीशन अंदर ले जाओ। समीशन आर इज इक्वल टू 1 to p ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। अब ये चीज़ किससे लेस होगी, कैपिटल एम माइनस एम, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन बाई 2 कैपिटल एम माइनस एम रख दिया। ये चीज़ हमने कैसे की, क्योंकि इसने कहा था कि हमने माना था कि जो टोटल लेंथ है ना इंटरवल्स की, वो एप्सिलॉन बाई 2 कैपिटल एम माइनस एम से कम है। और ये क्या है, इन इंटरवल्स की लेंथ का सम ही तो है। सो ये चीज़ किससे लेस होगी, एप्सिलॉन बाई 2 कैपिटल एम माइनस एम रख देते हैं हम अगर इसकी जगह, तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी। अब इसको काट दो, इससे कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, यानी यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है। अब ये चीज़, ये क्या कंडीशन, ये क्या कहती है, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी किसी एप्सिलॉन से कम हो जाता है, एप्सिलॉन हो एप्सिलॉन बाई 2 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये किसी एप्सिलॉन से कम हो गया, इसका मतलब ये इंटीग्रेबल हो गया। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि आप उस टाइप के सब इंटरवल्स भी बना सकते हो, इस टाइप के सब इंटरवल्स भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ p बनेंगे, यहाँ p+1 बनेंगे, बेशक इनके देख लेना। ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि f कॉन्टिन्यूस है इन सब के ऊपर, सो इसका मतलब इंटीग्रेबल होगा हर किसी सब इंटरवल के ऊपर। ये केस तो वही बन गया बिल्कुल ऊपर वाला, जो इस थ्योरम से पहले की थी ना हमने थ्योरम, वो वाला। क्यों, क्योंकि ये जो सब इंटरवल्स बने ना, देखो जो डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स थे ना, वो तो हमने इन इंटरवल्स के अंदर ले लिए थे। ठीक है, वो फर्स्ट केस था, उसके लिए हमने प्रूव कर ही दिया वो इंटीग्रेबल है। अब ये वाले जो इंटरवल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड सो ऑन, ये वाला, इनमें तो डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट है ही नहीं, तो इनमें तो एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही है ना हर जगह। सो एफ कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल तो होगा ही होगा, ये तो हमने इससे पहले वाले थ्योरम में देखा था। तो ये वही कह रहा है कि यहाँ पे p+1 सब इंटरवल्स होंगे और सबके ऊपर f कॉन्टिन्यूस है, तो इंटीग्रेबल तो अपने आप हो गया ना। लेकिन ये कह रहा है कि सबके अंदर होगा। अब हम बात करते हैं इनकी इकट्ठे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना इन p+1 सब इंटरवल्स की वजह से, वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 p+1, हमें ये मानना पड़ेगा। यानी हर किसी इन p+1 इंटरवल में से हर किसी इंटरवल की वजह से इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑसिलेटरी सम के अंदर। तो सब की वजह से कितना आएगा, एक की वजह से इतना है, तो p+1 की वजह से कितना आएगा, ये इंटू में p+1, यानी कितना आ गया, एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है। दस देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, अगर ऐसा है तो एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है। देखो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ तक हमने किया, अगर उसके लिए, इन सब इंटरवल्स के लिए बिल्कुल ध्यान से समझना हर चीज़ को। इन सब के लिए हमने ए पार्ट में प्रूव कर दिया, और यहाँ तक है सेकंड पार्ट, यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया इन इंटरवल्स के लिए। तो हमें तो पूरे इंटरवल के लिए प्रूव करना है ना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन इंटरवल्स के लिए यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और इनके लिए भी यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, लेकिन हमें टोटल चाहिए तो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो जो टोटल यू एफ पी माइनस एल एफ पी है ना, वो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी एप्सिलॉन से क्या है, लेस है। और ये कंडीशन किसकी है, इंटीग्रेबिलिटी की। अब आई थिंक आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, ट्वाइस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसको अच्छे से एग्जांपल से पता है कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 0 2 से कम है और 0 जो है वो 2 से कम है, यहाँ मैंने कह दिया 0 2 से कम है, यहाँ भी मैंने कह दिया 0 2 से कम है, तो 0 2 + 2 4 से भी कम होगा, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है ना। यानी ये चीज़ अगर इससे भी छोटी है और यही चीज़ अगर इससे भी छोटी है, तो इन दोनों के सम से भी तो हमेशा छोटी ही होगी ना। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया है। एक कंडीशन आ गई तो ये इंटीग्रेबल हो गया। बिल्कुल थर्ड और लास्ट चीज़ क्या कहती है कि पहले में हमने कहा एफ कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल होगा, सेकंड में हमने कहा कि उसके अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना तो इंटीग्रेबल होगा, थर्ड में हमने कहा कि अगर वो फाइनाइट नहीं है,
लेकिन उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट के सेट के। यानी हमने फंक्शन लिया, जितने भी पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं ना उनको मिला के एक सेट बना लिया और उस सेट के हमने निकाल लिए लिमिट पॉइंट्स। अगर उसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं तो ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेबल। ठीक है, कुछ कुछ ये सेकंड थ्योरम जैसा ही है, बट डिफरेंस तो खैर होगा ही। तो देखो क्या डिफरेंस है वो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग हमने वैसे ही करनी है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, एफ बाउंडेड दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, एम लिस्ट अपर बाउंड है एफ का ए बी के अंदर और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए बी के अंदर। वहाँ पे आपने ये माने थे फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ आपने मानने हैं लिमिट पॉइंट्स। किसके? सेट के जिसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, वही तो इसने थ्योरम में बोला है, बस यही डिफरेंस आया अभी तक, तो बाकी सेम है। उसके बाद ऐसे ही हमने एक पार्टीशन मानी थी सच दैट ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ये पी के अंदर आ जाते हैं, ये इंटरवल्स हैं, सच दैट टोटल लेंथ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इंटू एम माइनस 1। बिल्कुल सब सेम है, बट ये जो ये पॉइंट्स है ना वहाँ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स थे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को कंटेन करने वाले सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं ये। अब बिल्कुल सेम हमने क्या करना है, वैसे ही इंटरवल बनाना है। ए बी इंटरवल हमने बनाया ना, लेकिन देखो बिल्कुल ध्यान से समझना डिफरेंस क्या है। ये वाले जो इंटरवल है ना उनमें है इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और जो इंटरवल बच गए उनके अंदर फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। जबकि पिछले में क्या था, इनके अंदर थे फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और बाहर वालों में कुछ भी नहीं था। इसमें इनके अंदर है इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और बाहर चले गए कौन, फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये समझना, ठीक है। पार्टीशन इनकी भी दो टाइप से हो सकती है। किस टाइप से? ये वाले A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश एंड सो ऑन। और दूसरा A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश एंड सो ऑन, AP डबल डैश से भी वही है। कॉन्ट्रीब्यूशन देखो बिल्कुल सेम वैसा ही किया है इसने, ऐसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जो P+1 इंटरवल्स बच गए ना जिनके अंदर फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एफ के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना इन बाकी P+1 इंटरवल्स के अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स तो उन पहले वाले केस में चले गए। तो सब इंटरवल कंटेन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, देन दीज इंटरवल्स विल हैव अ लिमिट पॉइंट बाय बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम। बाकी देखो अगर एक वे से देखा जाए ना तो इन पॉइंट्स को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो एफ के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इन P+ सब इंटरवल्स के अंदर, और फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हो क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स, ये तो वही केस बन गया ना सेकंड थ्योरम वाला। हम थर्ड थ्योरम कर रहे हैं, सेकंड थ्योरम यही तो कहते थे कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स है ना तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो यहाँ से लेके फर्स्ट लाइन और फिर सिंस से लेके इंटरवल्स के अंदर। इसने क्या लिखा हुआ है ये भी मैं समझा देती हूँ आपको, अगर आपको लगे कि आपको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, गलत नहीं होगा अगर इंटरवल्स तक लिख के और आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो। इसलिए पता है क्या कहा है, देखो अगर सब इंटरवल, अब इसने कहा कि एफ के ना फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इन इंटरवल्स के अंदर, हमने माना ही हुआ है। ये कह रहा है कि इनके जो सब इंटरवल्स बनेंगे ना, यानी ये इंटरवल है, इनके भी तो छोटे इंटरवल्स बनेंगे, अगर इनके सब इंटरवल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करते होते तो इनका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम से। इनके हमने सब इंटरवल्स बना लिए, ठीक है। इसने कहा कि अगर उन सब इंटरवल्स में इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते ना तो बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट पॉइंट्स तो सारे इनके अंदर आ गए। इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, यानी A1, A2, AP ये सारे क्या थे, लिमिट पॉइंट्स थे ना। तो इसने यही कहा है कि लिमिट पॉइंट्स तो सारे इसके अंदर आ गए, तो इसका मतलब इनके सब इंटरवल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सब इंटरवल्स के अंदर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते तो बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम से उन सब इंटरवल्स के अंदर लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते, लेकिन लिमिट पॉइंट्स इन इंटरवल्स के अंदर आ गए, तो इसका मतलब उनके सब इंटरवल्स के अंदर भी फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही होंगे, ठीक है। तो वही इसने कहा कि बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम से लिमिट पॉइंट होता, लेकिन लिमिट पॉइंट्स तो सारे फर्स्ट टाइप ऑफ सब इंटरवल्स के अंदर हैं जो हमने फर्स्ट केस किया, तो इसीलिए क्या है जो इंटीग्रेबल होगा, और जो इंटीग्रेबल होगा इंटरवल्स के अंदर। अब वही बात है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, एप्सिलॉन बाय 2 इंटू P+1, तो टोटल सबका कितना होगा, P+1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि क्या आ गया कट के एप्सिलॉन बाय 2। तो ऊपर भी एप्सिलॉन बाय 2 आया था, नीचे भी एप्सिलॉन बाय 2 आया था,
आधे ये हैं आधे वो हैं, तो इनको ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, जो क्या है एप्सिलॉन के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, 3 एग्जाम्पल करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर, बाकी फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल छोटा सा है, देखो देखने से लग रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा ईजी है। एफ कोई फंक्शन दिया है इसने क्लोज इंटरवल ए बी की एम 0 के ऊपर डिफाइंड है, सॉरी, और फंक्शन दे दिया कि अगर वो इंटीजर है तो 0 वैल्यू है, नॉन इंटीजर है तो 1 वैल्यू है। आपको ये प्रूव करना है कि एफ इंटीग्रेबल होगा। अब एक बात बताओ, आपने 3 थ्योरम्स कर ली, आपने ये प्रूव करना है कि वो इंटीग्रेबल है, तो आपको क्या करेंगे हम ये दिखा देंगे या तो वो हर किसी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, या हम दिखा देंगे कि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं, या फिर हम कह देंगे कि इसका जो डिसकॉन्टिन्यूटी है ना वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके जो लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना वो फाइनाइट हैं। तो तीनों में से कोई भी देख लो, कोई भी दिखा दो जैसे आपको लगे क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर वो इम्प्लाई कर देगा कि एफ इंटीग्रेबल है। हम 3 थ्योरम कर चुके हैं, इसमें सेकेंड वाली फिट बैठती है, क्योंकि देखो क्लियरली जो गिवन फंक्शन एफ है वो बाउंडेड है ना, बाउंडेड तो है ही है, यानी सिर्फ ये तो 0 वैल्यू आ रही है या 1 आ रही है। अनबाउंडेड का तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो रहा ना, क्योंकि अनबाउंडेड मतलब इन्फिनिटी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो वैल्यू इसकी 0 और 1 है, इन्फिनिटी तो कहाँ आएगा, तो बाउंडेड है। और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं 0 से लेके और n तक। कैसे, आपको पता है कि जहाँ भी कोई भी फंक्शन ब्रेक होता है ना, वहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ये ब्रेक कहाँ हो रहा है, हर इंटीजर के ऊपर ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो 0, वरना सबके लिए 1। जैसे आपने स्टार्ट किया 1 से, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट किया तो वैल्यू 0 आ गई, फिर आगे चलते गए 1.1 1.2 एंड सो ऑन करते गए तो वैल्यू 1 आती रही, फिर कहीं जाके 2 आया तो फिर वैल्यू 0 हो गई, और 2.1 2.2 एंड सो ऑन करते रहे फिर 1, ऐसा कुछ आ रहा है ना। यानी वो जो वैल्यू है ना वो कहाँ चेंज हो रही है, हर किसी इंटीजर पे चेंज हो रही है ना। तो वही हम कहते हैं कोई भी फंक्शन जहाँ ब्रेक हो रहा है, जहाँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वहाँ हम चेक करते हैं कि हमारा उसकी डिसकंटिन्यूटी है या कॉन्टिन्यूटी है। तो इसकी फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे हर इंटीजर 0 से लेके m तक के। तो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, और फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो थ्योरम्स क्या कहती है कि एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा। सिंपल है ना। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे स्टार्ट होते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं ये। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। फंक्शन एफ डिफाइन किया हमने कि एफ ऑफ एक्स 1/2 के इक्वल हो अगर एक्स की वैल्यू इसके बीच में है, और अगर एक्स 0 है तो 0 वैल्यू। बिल्कुल ध्यान से देखना, फंक्शन की वैल्यू 1/2 है अगर एक्स इसके और इसके बीच में है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है ना वही आंसर आएगा, और 0 है अगर एक्स 0 है। अब देखो आपको ये दिखाना है ये फंक्शन इंटीग्रेबल होगा ऑल्दो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा वैसे सोच के बताओ, इसने ये कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है लेकिन फिर भी इंटीग्रेबल हो रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा। थर्ड थ्योरम में हमने किया था ना कि बेशक उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हों, लेकिन अगर उसके पास फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाएं क्या, लिमिट पॉइंट्स, तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। यानी इन शॉर्ट ये कहना चाहता है आप ये प्रूव करो कि इसके पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, और फिर लास्ट में आपने ये इवेल्युएट करना है, ये निकालना है। तो देखो फंक्शन ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा ओपन कर लो। पहले आपने n की वैल्यू दी हुई इसने, तो पहले 0 रखो तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, और n रखोगे तो ये आ जाएगा, एंड एट लास्ट जब 0 रखोगे तो 0 वैल्यू है। लास्ट नहीं, लास्ट तो उसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, तो 0 वैल्यू होगी अगर x 0 है तो। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या आई, 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन 1/2n। अब देखो क्या आपको नहीं लगता ये सारी की सारी वैल्यूज सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही होंगी। 0 तो ये रहा, और लास्ट में देखो 1 है, 1/2 है, 1/4 है, ये क्या है 1 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, ठीक है, फिर 0.2 आ जाएगा एंड सो ऑन। यानी छोटी ही होती जा रही है ना, 1 और 0 आ गई वैल्यू, फिर बाकी सारी वैल्यूज 1 से छोटी हैं और 0 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 0 और 1 के बीच में आएंगी, यानी एफ ऑफ एक्स हमेशा ही 0 और 1 के इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्लोज क्यों लिया, क्योंकि 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अब फंक्शन की वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ रही है हमेशा ही, इन्फिनिटी तो नहीं आ सकता ना, तो ये बाउंडेड हो गया।
अब ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स 0 1/2 1/2 स्क्वायर एंड 1/2 रेज़ टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ चेक करते हैं हम, जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। और ब्रेक कहाँ हो रहा है, देखो 1 से और 1/2 के बीच में ये वैल्यू है, फिर 1/2 से 1/2 स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू है, फिर 1/2 स्क्वायर से 1/2 क्यूब के बीच में ये वैल्यू है। यानी इन सब पॉइंट्स पे ब्रेक ही तो हो रहा है, 1/2 पे, 1/2 स्क्वायर पे, 1/2 क्यूब पे एंड सो ऑन। ठीक है, और 0 पे भी ब्रेक होगा। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बने, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिसकंटिन्यूटी के ही तो पॉइंट्स हैं। और क्या ये फाइनाइट है? नहीं, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई। लेकिन एक बात बताओ, इनका एक सेट बना लो, 0 1/2 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा? हमेशा ही सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा इसका, और वो कौन होगा? 0। ठीक है, सो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, लेकिन उसका जब हमने सेट बनाया तो उसके पास फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं। एक ही तो है, एक तो फाइनाइट होता है ना, तो एफ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा। लिमिट पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लगता है आपको आता होगा, लेकिन नहीं आता होगा ना तो भी एक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको मतलब वीडियोस कभी किसी वीडियो पे जाओ कभी किस पे जाओ, आपको इस वीडियो में सब मिल जाए तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा ना। तो लिमिट पॉइंट देखो, ये आपने कोई इंटरवल लिया, कोई भी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, इससे बाहर भी अंदर भी कहीं भी कोई भी पॉइंट है, मैंने ये ले लिया। कोई भी पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब होगा? अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में और उस सेट में उस पॉइंट को छोड़ के और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है ये पॉइंट है, इसके नेबरहुड आप कैसे बनाओगे? ऐसा कुछ बनाओगे, अगर ये पॉइंट x हो गया तो x प्लस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन, ये वाली कुछ इसके नेबरहुड बनेगी ना। सो इस नेबरहुड में और इस सेट में इंटरसेक्शन, क्या इस पॉइंट को छोड़ के और भी पॉइंट्स हैं? हाँ हैं। इसको छोड़ के ये वाले जो पॉइंट्स बन गए, ये इस सेट में भी हैं और इस नेबरहुड में भी हैं, तो ये पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है? इस एग्जाम्पल में हमने सेट बनाया था इन पॉइंट्स का। अब हमने देखा था कि 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो 0 इसने कहा लिमिट पॉइंट है, कैसे? 0 के अराउंड आप एक नेबरहुड बनाओ, ऐसे कुछ बनेगी? तो ये वाले बेशक ना आए, लेकिन ये वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इसके नेबरहुड में और इस पूरे सेट में कॉमन ही तो हैं। तो हमें वही चाहिए कि इस पॉइंट के नेबरहुड में और इस सेट में क्या उस पॉइंट को छोड़ के और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं? बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, तो 0 क्या बन गया? इसका लिमिट पॉइंट बन गया। और कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि उसकी जो हम बनाए ना नेबरहुड, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएं उस पॉइंट को छोड़ के उस पूरे सेट की और इस नेबरहुड के इंटरसेक्शन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया लिमिट पॉइंट। तो ऐसा हो गया, यानी इनफाइनाइट जो इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स है ना, उस सेट की एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, तो फंक्शन कैसा हो गया? इंटीग्रेबल। लास्ट में आपको क्या निकालना था? इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो आपको 0 से 1 f(x) dx की वैल्यू निकालनी थी। हम पता क्या करते हैं, जो इस इंटरवल जो आपको क्वेश्चन दिया होता है ना, जैसे आपको यहाँ ये दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना, तो हम ये ले लेंगे। ये आपको दिखाना है, तो आप क्या निकालोगे? पहले 1/2 रेज़ टू द पावर n से 1 f(x) dx ये निकालोगे। उसके बाद फिर हम n को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा? 1/∞ 0, तो ये 0 से 1 f(x) dx ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या निकालेंगे? 1/2 रेज़ टू द पावर n से लेके 1 f(x) dx। अब अगर ऐसा है तो हम इसको ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना, 1 से लेके 1/2, फिर 1/2 से लेके 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर से लेके 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, 1/2 रेज़ टू द पावर 2n-1 से लेके और ये वाला 1/2 रेज़ टू द पावर n। ब्रेक कर दिया हमने, ये तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। अब लेकिन 1 से लेकर 1/2 तक f(x) की वैल्यू क्या है? 1 थी। इन दोनों के बीच में f(x) की वैल्यू क्या थी? 1/2 थी। हम कर चुके हैं ना अभी पीछे, इनके बीच में थी जब तो ये वैल्यू थी, इनके बीच में x की वैल्यू थी तो ये वैल्यू थी, यही हमने पुट किया है, वैल्यूज रख दी और उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व करना है। 1 का हो गया x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1/2 से लेके 1 तक, तो फिर अपर लिमिट पुट की, उसमें से लोअर लिमिट माइनस की, तो 1 - 1/2। ऐसे यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1/2 - 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में ये कॉमन आ जाएगा और इसमें से फिर आप ये माइनस कर दोगे। फिर लास्ट में आपने इसको सोल्व किया, 1/2 कॉमन लिया एंड सो ऑन। फिर इसने क्या किया? देखो ये क्या है, ये वो बना रहा है, जीपी सीरीज बना रहा है ना, और कॉमन रेशो क्या है इसका? 1/2 स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है?
1 माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 बाय ए नहीं सॉरी 1 माइनस आर रेज टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, ठीक है। और ये 1/2 बाहर था ही था, तो हमने वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर दिया। यानी ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है। जब हम n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 से 1 fx dx। तो इस साइड पुट किया है तो राइट हैंड साइड भी पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो ये हो गया 0, तो सिर्फ ये बच गया 2/3, इसका आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल है जो हमारे लेक्चर का लास्ट काम है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम। पहले फंक्शन ये है, उसको ओपन करके लिखा। अब इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी, आपको दिख रहा है 1 है 0.5 आएगी, फिर 0.33 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में है तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। अब ये कॉन्टिन्यूस है सारे पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। यानी देखो 1/2 यहाँ पे, तो 1/2 पे ब्रेक आ गया ना, तो 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स हैं 0 को इंक्लूड करके। तो ये भी ऐसा कुछ है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही होगा जो कि 0 होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के सेट में एक ही लिमिट पॉइंट है, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट है, तो ये जो फंक्शन है कैसा हो गया, इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रेबल हो गया। अब वही बात है, मैंने आपको बताया था 1/n से 1 fx dx, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1/n दी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम दिखाते हैं। रीज़न आपको आई होप पता चल गया, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं और फिर उन पे उनकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, क्वेश्चन में दी होती हैं, इसीलिए बस फिर सारी वैल्यूज़ रखी और फिर हमने लास्ट में इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करना। देखो यहाँ तक तो आप आ जाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन से आपको फिर इसको सोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, a/r+1 + b/r + c/r²। फिर इसको सोल्व करोगे ना कंपेयर करके, तो a 1 आएगा, b -1 आएगा, c 1 आएगा। तो इसने वही किया है, इसको फिर लिख दिया इसकी वैल्यूज पुट करके, इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब समेशन को ये अंदर ले गया, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन। अब ये तो फॉर्मूले हैं, ऐसा किसी n, इसको n मान लो, n का समेशन क्या होता है, n × n+1/2, ठीक है। सबसे पहले तो इसने देखो इसको ओपन ही कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लिया, इसको भी ऐसे ही ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। देखो ये वाले टर्म है 1 से लेके n-1 तक, ये 1 से लेके n-1 तक, बस डिफरेंस क्या है, या 1/r है या 1/r+1 है। यहाँ ये वैल्यूज़ है या ये वैल्यूज़ हैं, सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ से बचेगा 1/n, और ये वाले टर्म सिर्फ यही बचा ना। अब वही बात है, ये वैल्यू किसकी आई है, इस इंटीग्रेट की, लेकिन हम यहाँ पे अगर n को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे तो 0 से 1 f(x) dx की वैल्यू आ जाएगी ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कराओगे तो राइट में भी कराना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, ये हो गया 0। और यहाँ पे जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये रिजल्ट है कि इसका समझो π² 6 होता है। सो -1 + π² 6, तो ये वैल्यू आ गई π² 6 -1। So this is all about the theorems and 3 examples. Next lecture में हम यहाँ से start करेंगे integrability of the monotonic functions. So keep learning and thanks for watching.